हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम महंगाई को थोड़ा सा समझने का या समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं या मान सकते हैं या मानने की कुछ संभावनाएं हैं कि यहाँ पर पहली चीज़ तो हम ये मानते हैं कि यदि सरकार ने मुद्रा की मात्रा मार्केट में लॉन्च की हुई है। अब मान लिया यदि उसने 50 अरब की मुद्रा मार्केट में या सोसाइटी में लॉन्च की हुई है, ठीक है। अब 50 अरब की मुद्रा पर वस्तुओं की कीमतें की एक निश्चित दर है, मतलब वस्तुओं या सेवाओं की एक निश्चित डिमांड है, ठीक है। अर्थात उनका एक रेट है। जब उसने मान लिया 50 अरब रुपए, ध्यान दीजिएगा कि यदि सरकार ने 50 अरब रुपए की मुद्रा मार्केट में या सोसाइटी में उसने लॉन्च किया हुआ है, तो एक बेस प्राइस बनता है, एवरेज बेस प्राइस बनता है। एवरेज बेस प्राइस का अर्थ है कि वो जो 50 अरब की मुद्रा पर वस्तुओं का या सेवाओं का एक रेट निश्चित हो जाता है, जिस पर लोग अपना लेन देन करते हैं। एक चीज़, इसके साथ ही इसके समानांतर भी अब इसमें जो 50 अरब रुपया लॉन्च की गई जो मुद्रा है, इसमें से मान लिया यदि 10 अरब रुपया रिजर्व में, 10 अरब रुपया यदि रिजर्व में, ठीक है। अब वह रिजर्व में व्यक्तिगत रिजर्व भी हो सकता है, बैंकों के पास में भी रिजर्व हो सकता है, तो कहने का अर्थ यह कि वर्तमान में जो रेट है वह 40 अरब रुपए पर निर्धारित है। 40 अरब रुपए पर निर्धारित है। एक चीज़, इसको हम बोलते हैं कि बेस रेट। अब या स्टडी रेट कह लीजिएगा, क्योंकि इस रेट पर ही हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर अर्थात यदि कोई बेस रेट होता है तो कोई बेस रेट होता है, तो बेस रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय सरकार ने कितनी मुद्रा लॉन्च की हुई है तथा औसत रूप में कितनी मुद्रा रिजर्व में है तथा कितनी मुद्रा चलन में है। जैसा कि यहाँ पर ये माना गया कि यदि मान लिया 50 अरब रुपए लॉन्च किए गए, जिसमें 10 अरब रुपए रिजर्व में अनुमानित है, ठीक है। 40 अरब रुपए मार्केट में या सोसाइटी में मूवमेंट में, जिसके आधार पर विभिन्न सेवाओं या वस्तुओं की विभिन्न रेट पर एक डिमांड या कंजप्शन हो रहा है। अर्थात कंजप्शन डिमांड है या बिजनेस डिमांड है या पब्लिक डिमांड है या पर्सनल डिमांड है, जो भी कह लीजिएगा। तो इससे एक रेट तय हो जाता है, हो गया। अब जो बात महंगाई की आती है या मंदी की आती है, स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर महंगाई से तात्पर्य जब सामान्य रेट से काफ़ी रेट बढ़ जाते हैं, तो वहाँ महंगाई कहलाता है।
महंगाई कहलाता है। और यह जब सामान्य रेट से काफ़ी रेट गिर जाएं तो वह महंगाई, तो वह मंदी कहलाता है। ठीक है, लेकिन यदि ये धीरे धीरे होता है, यदि यह धीरे धीरे होता है तो इसे हम सामान्य तौर पर मूल्य वृद्धि कहते हैं, या मूल्यों में कमी कहते हैं, अर्थात मान लिया जैसे कि यदि आज के दौर में दूध की कीमत 50-60 रुपये लीटर है, ठीक है, अभी यदि ये 100 रुपये लीटर हो जाए तो कहेंगे दूध बहुत महंगा हो गया है। लेकिन कभी ये दूध 2 रुपये लीटर था, आज ये 60 रुपये लीटर हो गया है, तो हम कहते हैं दूध नहीं महंगा हुआ है। दूध महंगा नहीं हुआ, ये दूध के कीमतों में मूल्य वृद्धि हुई है, अब यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि अब ये जो कीमतों में वृद्धि और तीव्र वृद्धि, कीमतों में कमी और तीव्र कमी, तीव्र कमी मंदी कहलाता है, और कीमतों में तीव्र वृद्धि महंगाई कहलाता है। लेकिन कीमतों में स्लो कमी या बहुत धीरे धीरे कमी या कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि, यह सामान्य तौर पर कीमतों में परिवर्तन कहा जा सकता है, या ये कह लीजिएगा इसकी आदत होती है, या इसको झेलना आसान होता है। मान लिया अभी जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, यदि वो 102 रुपये की हो गई, कोई बात नहीं, 105 रुपये की हो गई, अरे चलो कोई बात नहीं, कीमतें तो बढ़ा करती हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लिया ठीक है 102 रुपये की हुई इस महीने में, फिर महीने 2 महीने बाद में फिर वो 104 रुपये की हो गई, फिर महीने 2 महीने बाद में फिर वो 106 रुपये की हो गई। ये धीरे धीरे लगातार कीमतों में वृद्धि, अर्थात इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, महंगाई या कीमतों में जो महंगाई कभी धीरे धीरे आती है, कभी अचानक से आ जाती है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो कीमतों में वृद्धि है, अब यहाँ पर 2 कारण हैं। एक कारण तो यहाँ पर यह बात आती है कि सरकार, जैसा कि हमने बताया कि एक बेस मुद्रा जो सरकार ने मान लिया 50 अरब रुपए की मुद्रा उसने मार्केट में लॉन्च किया है, तो ये बेस मुद्रा है। तथा चलन मुद्रा 40 अरब रुपए, 10 अरब रुपए रिजर्व में, जिस पर एक रेट फिक्स हुआ है, जिस पर एक सेवाओं या प्रोडक्ट का एक रेट फिक्स हुआ है। अब सरकार जिस अनुपात में और अधिक मुद्रा लॉन्च करती है कि मान लिया कि यदि सरकार ने 50 अरब रुपए थे, ठीक है, 50 अरब रुपए थे मार्केट में, सोसाइटी में, अब उसने 50% और मुद्रा को लॉन्च कर दिया। हालांकि 50% नहीं करती है, 10-20% करती है लॉन्च मुद्रा, सरकार 10-20% करती है। मान लिया उसने 10% मुद्रा और मार्केट में बढ़ा दी तो रुपए बढ़े जा करके 10 अरब रुपए, कीमतों में वृद्धि का एक मैथमेटिक्स समझिएगा कि तो 10 अरब रुपए मार्केट में सोसाइटी में आए, ठीक है। अब उसमें
कुछ रिजर्व में चला गया, कुछ रिजर्व में चला गया। मान लिया 10 अरब रुपए में से 10 अरब रुपए में से 2 अरब या 3 अरब रुपए रिजर्व में चले गए। रिजर्व में चले गए, जब 2 या 3 अरब रुपए रिजर्व में चले गए, 7 अरब रुपए मार्केट में आए। 7 अरब रुपए मार्केट में आए। कहने का अर्थ यह बनता कि सरकार ने मान लिया 50 अरब रुपए थे, उसने 20% अर्थात 10 अरब रुपए लॉन्च किए। 10 अरब रुपए उसने लॉन्च किए। अब 10 अरब रुपए जब उसने लॉन्च किए, जिसमें 3 अरब रुपए रिजर्व में चले गए, 7 अरब रुपए मार्केट में आए। 7 अरब रुपए इसलिए देखा यह जाए तो लगभग 10 अरब में से, यानी कि 20% तो उसने मतलब लॉन्च किया। तो एक नियम तो ये कहता है कि 20% महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, महंगाई बढ़ेगी अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। ये जो 7 अरब रुपए के अनुसार 7 अरब रुपए जो आए हैं तो मतलब 20% सरकार ने मुद्रा और बढ़ाई है, इसलिए कीमतों में वृद्धि 20% होनी चाहिए। लेकिन 20% वृद्धि नहीं होगी क्योंकि एक तो रिजर्व में चला गया 3 अरब रुपए। 3 अरब रुपए जब रिजर्व में चला गया, कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया अब 7 अरब रुपए के अनुसार कीमतों में वृद्धि होगी, जो कि स्वाभाविक बात है कि 20% से कम में वृद्धि होगी, अर्थात जो कि 10-12%, 15% वृद्धि हो सकती है। तो 10-12-15% ये वृद्धि होगी, तो यह किन्हीं वस्तुओं में 15-20 भी हो सकती है, किन्हीं में 2-4-5% हो सकती है, किन्हीं में ना के बराबर भी हो सकती है। चलिएगा, एक चीज आती है, इसके आधार पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक। दूसरी चीज आती है कि जो रिजर्व है, जो बैंकों के पास में या पब्लिक के पास में जो भी रिजर्व है, तो यह एक औसत रूप में रिजर्व से निकलता रहता है। रिजर्व में घटता बढ़ता है, मूवमेंट होता रहता है। लेकिन यदि किसी समय विशेष में रिजर्व यदि कम होने लगता है, तो जिस अनुपात में, जिस परसेंटेज में रिजर्व कम होता है, महंगाई उसमें बढ़ने लगती। कहने का अर्थ यह कि यह मान लिया रिजर्व जिस अनुपात में बढ़ने लगता है, उस अनुपात में महंगाई घटने लगती है। कहने का अर्थ है कि सरकार यदि अतिरिक्त मुद्रा लॉन्च करे तो, या रिजर्व कम हो तो, दोनों ही अवस्थाओं में मार्केट की या सोसाइटी की परचेजिंग पावर बढ़ती है। अर्थात उसके पास में मुद्रा बढ़ती है। जब मुद्रा बढ़ती है तो महंगाई अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। यदि एक आदमी 10 रुपए में चीज़ खरीद रहा है, दूसरा 12 रुपए में चीज़ खरीदने को तैयार है, तो स्वाभाविक बात है बेचने वाला 10 की अपेक्षा 12 में बेचेगा, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए। इसलिए वस्तुओं की जो कीमतों में वृद्धि होती है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है, और सरकार विभिन्न समय पर अतिरिक्त मुद्रा वो बढ़ाती रहती है। अर्थात वह अपने
खर्चों को निकालने के लिए, अर्थात जो बजट पेश करती है, स्वाभाविक बात है उसमें जो धन का प्रबंधन होता है उसमें कुछ परसेंट नोट को छाप करके भी वो पूरा करती है। अर्थात कुछ टैक्स के द्वारा, कुछ उसकी अपने आमदनी के सोर्सेस होते हैं उसके द्वारा, तथा कुछ मुद्रा की छपाई के द्वारा वो अपनी आय को बढ़ाती है। अर्थात अपने व्यय को पूरा करने के लिए वो आय का इंतजाम करती हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं के द्वारा, कई सारे उसके तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार जिस अनुपात में, जिस परसेंट के आधार पर अतिरिक्त मुद्रा को लॉन्च करती हैं, तथा रिजर्व जिस अनुपात में घटता और बढ़ता है उसका असर या लगभग उस परसेंटेज के आसपास में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। अर्थात तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, एक होता है वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि, दूसरा होता है वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि, तीसरा होता है वस्तु की क्वालिटी का गिरना, तीसरा और चौथा होता है वस्तु की क्वांटिटी का गिरना। अर्थात जब कोई उत्पादक वस्तुओं की कीमतों को नहीं बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को गिरा देता है। अर्थात पहले यदि 10 रुपये में 100 ग्राम मिलता था प्रोडक्ट, अब वो 70 ग्राम करेगा, अब वो 50 ग्राम करेगा। अर्थात उसके पैकिंग का रेट तो वही रहेगा, लेकिन उसमें माल की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर क्वालिटी डाउन कर देगा। अर्थात तो एक होती है जिसको हम डायरेक्ट मूल्य वृद्धि कहते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि। अर्थात डायरेक्ट मूल्य वृद्धि या डायरेक्ट महंगाई तो वह है कि जब किसी वस्तु या सेवा की जो एक निश्चित क्वालिटी या निश्चित क्वांटिटी है उसकी जब कीमत बढ़ती है तो यह डायरेक्ट मूल्य वृद्धि है। यह डायरेक्ट मूल्य वृद्धि है, यह डायरेक्ट धीमी मूल्य वृद्धि है या तीव्र मूल्य वृद्धि है। परंतु जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमतों में तो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, 100 ग्राम की बजाय अब 70 ग्राम, अब 50 ग्राम, या क्वालिटी में डाउन कर दिया गया, या क्वालिटी में डाउन हो गया, तो अर्थात पहले वह चीज़ देसी घी की मिलती थी, अब रिफाइंड की मिलने लगी, तो या पहले किसी मीठा में काजू बादाम हुआ करते थे, अब खाली मूंगफली दानों से काम चला जा रहा। तो कहने का अर्थ यह बनता है तो यह होता है इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि। और इन दोनों ही अवस्थाओं में कस्टमर या कंज्यूमर का लॉस होता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में कंज्यूमर या कस्टमर का लॉस होता है। अर्थात डायरेक्ट मूल्य वृद्धि और इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि समझना पड़ेगा। अर्थात जब उत्पादक मान लिया जैसे कि यदि कोई उत्पादक कोई प्रोडक्ट बना रहा, अर्थात एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी के संयोग से किसी प्रोडक्ट या सर्विस के कास्ट आती है। क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। मान लिया किसी यूनिट को बनाने में 80 रुपये आ रहे हैं, एक निर्धारित क्वालिटी और क्वांटिटी में बनाने पर तो 20% वो अपना बेनिफिट जोड़ करके या 10% अपना बेनिफिट जोड़ करके 10% में होलसेलर को
और रिटेलर को एडजस्ट करते हुए उसकी कीमत मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपये निर्धारित कर दिया गया। ठीक, लेकिन लेकिन अब आगे चल करके कुछ समय के बाद में अब एक रास्ता तो यह आता है, जैसे कि मान लिया अभी यदि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ जाएं, तो क्या होगा, या मान लिया अन्य कोई भी कारण आ सकते हैं या कोई भी आवश्यकता हो सकती है, या भी लेबर चार्जेस बढ़ जाएं आदि। तो एक चीज़ तो ये आती है कि वो जो बढ़ी हुई कास्ट है या बढ़ी हुई जो इंटरनल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए या तो डायरेक्ट मूल्य वृद्धि कर दें, क्योंकि अब उसकी जो कास्ट है वह अब 100 रुपये आने लगी है। अब उस पर 10% उसका अपना चार्जेस, तो 110 रुपये हो गए। 10 रुपये में होलसेलर और रिटेलर, तो अब 120 रुपये हो गए। अब 120 रुपये हो गए। अब या तो वह 120 रुपये अब 120 रुपये रेट घोषित कर दे। ठीक है, तो यह डायरेक्ट मूल्य वृद्धि हुई। या फिर इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि में कि पहले जो 80 रुपये में जितना माल वो देता था, जिस क्वांटिटी में देता था, मान लिया यदि 80 रुपये में वो 100 ग्राम माल देता था, अब वो 70 ग्राम देगा, 60 ग्राम देगा या 80 ग्राम देगा। ठीक है, अर्थात वो जो बढ़ी हुई कास्ट है वो माल की मात्रा को कम करके वह देगा, कम कर देगा या फिर कम कर देगा। ठीक है, एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है कि मिलावट कर देगा, परिणाम क्वालिटी डाउन हो जाएगी। मिलावट कर देगा अर्थात पहले ओरिजिनल चीज़ होती थी, ओरिजिनल चीज़ अर्थात उसमें जो कीमती चीज़ें या महंगी चीज़ें कह लीजिएगा, जो भी कह लीजिएगा, वो पड़ती थी। लेकिन अब उसमें क्वालिटी उसकी डाउन हो गई, अब यह इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि या इनडायरेक्ट महंगाई है। यह इनडायरेक्ट महंगाई है, यही इसके अपोजिट इनडायरेक्ट मंदी या इनडायरेक्ट मूल्य कमी। तो कहने का अर्थ है ये जो मूल्य वृद्धि है ये दो रूपों में होती है। डायरेक्ट मूल्य वृद्धि तो हमको दिखाई देती है, सामान्यतः दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि गौर करने पर दिखाई देती है। इनडायरेक्ट मूल्य वृद्धि गौर करने पर दिखाई देती है। ऐसा देखा गया जैसे कि मान लिया कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आप क्वांटिटी को नहीं आप कम कर सकते हैं, और आमतौर पर उसमें आप क्वालिटी को भी नहीं कम कर सकते हैं। मान लिया अभी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है। ठीक है, तो इनमें आप क्वांटिटी को कम नहीं कर सकते हैं, अर्थात साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो परिणाम ये लोहे के प्रोडक्ट हैं, अरे लोहे में क्या मिलाओगे आप। ठीक है, तो इनमें डायरेक्ट मूल्य वृद्धि होती है। परिणाम जो 300 की साइकिल आती थी वो आज 4000 की साइकिल आती थी, जो मोटरसाइकिल कभी 10,000 की आती थी आज वो 1 लाख की आ रही आदि। अब लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि कभी जो साबुन 5 रुपए का आता था उतना बड़ा साबुन आज 10 रुपए का भी नहीं आता, 10 रुपए का भी नहीं आता है। अर्थात ये है क्वांटिटी डाउन है। ठीक है, और जो क्वालिटी कभी 2 रुपए लीटर दूध में होती थी वह क्वालिटी आज 60 रुपए लीटर में भी दूध में नहीं है। मतलब यह तो एक उदाहरण है।
कभी 10-20-50 रुपये किलो देसी घी उपलब्ध होता था। आज 1000 रुपये किलो भी देसी घी शुद्ध मिलना मुश्किल है। तो कहने का अर्थ यह बनता है, वही चीज़ होती है कि आदमी की गुणवत्ता के मामले में भी लागू होता है, लेबर की गुणवत्ता के मामले में भी ये चीज़ लागू होती है। खैर, तो कहने का अर्थ यह कि ये जो डायरेक्ट मूल्य वृद्धि, या पहली बात तो ये स्पष्ट है कि जब तीव्र मूल्य वृद्धि होती है तो उसको हम महंगाई बोलते हैं, और जब तीव्र मूल्य में कमी होती है तो उसको हम मंदी बोलते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे मूल्य वृद्धि होती है या धीरे धीरे कीमतों में कमी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं यदि उनमें उनकी कीमतों में कमी होने लगती है तो प्रोडक्ट ही मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि सरकार जिस अनुपात में, जिस परसेंटेज में अतिरिक्त मुद्रा का मार्केट में या सोसाइटी में लॉन्च करती है, या जो रिजर्व मुद्रा कम या अधिक होती हैं, उससे निरंतर मूल्य वृद्धि होती रहती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आती है कि मूल्य वृद्धि अब मूल्य वृद्धि के सहारे यदि कीमतों में वृद्धि न हो तो उसका सबसे बुरा असर बिजनेस पर पड़ेगा। हालांकि मूल्य वृद्धि का भी असर पड़ता है, लेकिन सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है स्थिर आमदनी वाले, चाहे स्थिर आमदनी व्यक्ति की हो, चाहे स्थिर आमदनी बिजनेस की हो। मूल्य वृद्धि या तीव्र मूल्य वृद्धि इनके लिए नुकसानदेह है। तो अब आपको ये समझ में ये बात आ गई होगी कि आखिरकार जो लगातार मूल्य वृद्धि कैसे होती है, या तीव्र मूल्य वृद्धि या महंगाई किसको कहा जाता है। अर्थात मूल्य वृद्धि एक निरंतर चलने वाली या सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अच्छा, और एक चीज़ पर हम बात करना चाहेंगे कि कभी यदि हम आधार वर्ष 1980 को माने, या 1980, 81, 82 इन सब चीज़ों को माने, और अधिक पीछे हम ना जाएं, इतना ही ठीक है, तो हम ये पाएंगे तब लोगों के पास में जितनी मुद्रा थी, नंबर एक पर तो लोग कम थे, उनके पास में मुद्रा कम थी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट खूब थे, या अन्य प्रोडक्ट भी थे। तब जो महंगाई थी या मूल्य वृद्धि थी, वह एक मान लिया आजकल की तुलना में न्यूनतम थी। मान लिया मसूरी 2 रुपये थी, या दूध वगैरह 2-3 रुपये लीटर था, गेहूँ वगैरह 100 रुपये क्विंटल था, या मान लिया गुड़ वगैरह 1-2 रुपये किलो थी, आदि इत्यादि। लेकिन धीरे धीरे पत्र मुद्रा का तो चलन हो ही चुका था, ठीक है। सरकार को भी निर्माण कार्य करने थे, और भी तमाम सारे कार्य थे, ठीक है। कुछ उसके अपने खर्चे निकालने थे। परिणाम हुआ क्या कि सरकार ने मुद्रा, और जो कि मुद्रा की कमी थी, इसलिए सरकार लगा ये गरीबी है। खैर उधर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए गए, आदि कई प्रकार से मार्केट में, सोसाइटी में मुद्रा को बढ़ाया गया। अब लोगों के पास में मुद्राई विभिन्न रूपों में या विभिन्न माध्यमों से जब मुद्रा आई तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ने लगी,
जब परचेजिंग पावर बढ़ने लगी, अब वो वस्तुओं को खरीदने लगे, उनका उपभोग करने लगे, अर्थात डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ने लगी तो उनके प्राइस बढ़ने लगे। जब डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ते हैं। जब प्राइस बढ़ने लगे अर्थात प्रोडक्शन बढ़ने लगा, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा अर्थात तो बेनिफिट बढ़ने लगा, बेनिफिट बढ़ने लगा। और ये सब सरकार को लगा अरे ये तो सब बहुत बढ़िया बात है। वो उसने और छपाई की परिणाम और अधिक मुद्रा, धीरे धीरे मार्केट में या सोसाइटी में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता गया और परिणाम परचेजिंग पावर, डिमांड, प्रोडक्शन और तमाम प्रकार के निर्माण कारोबार ये सब बढ़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि वास्तव में देश काफ़ी प्रगति कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों और साधनों का सदुपयोग और दुरुपयोग, मतलब अच्छे तरीके से भी उपयोग और ख़राब तरीके से भी उपयोग होने लगा। उधर जनसंख्या भी बढ़ी, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग मुद्रा और तेज़ी से बढ़ने लगी। साथ ही साथ मुद्रा के अन्य विभिन्न रूप भी सामने आने लगे या मौद्रिक लेन देन डायरेक्ट मुद्रा के ही द्वारा नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी लेन देन होने लगा, ऑनलाइन वगैरह ये सब चीज़ें होने लगी। ठीक है, कुल मिलाकर के जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा या मुद्रा के विभिन्न रूप मार्केट या सोसाइटी में बढ़ने लगे, वस्तु की कीमतों में अपने आप तेज़ी से वृद्धि होने लगी। लेकिन जिस अनुपात में, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक साधन या संसाधन सीमित है, भूमि सीमित है। हम पॉपुलेशन को तो किसी भी कीमत तक बढ़ा सकते हैं, जनसंख्या को तो हम किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। जनसंख्या के लिए रहने के लिए कहा 1 मंजिल नहीं 10 मंजिल सही, 50 मंजिल सही, 100 मंजिल सही मकान बना लेंगे। ठीक है, रोड आने जाने के साधनों हवाई भी बना लेंगे, मतलब आकाश मार्ग से जाने वाले, ज़मीन पर रास्ता नहीं मिला आकाश मार्ग से जाएंगे, समुद्र के मार्ग से जाएंगे, रेल से जाएंगे, नीचे बस चलेगी, ऊपर ट्रेन चलेगी, मेट्रो से जाएंगे, अंडरग्राउंड जाएंगे, तमाम प्रकार से। मतलब रहने के लिए खूब जगह बना ली, आने जाने के लिए भी खूब जगह बना ली, प्रोडक्शन के लिए भी ज़मीन के अंदर भी रह लेंगे, अंडरग्राउंड में भी रह लेंगे जो है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ ठीक है बना लेंगे हम आदि इत्यादि, लेकिन सवाल यह उठता है ये जो निर्माण हुआ ये प्राकृतिक साधनों और संसाधनों के विनाश की कीमत पर हुआ। प्राकृतिक साधनों और संसाधनों की विनाश की कीमत पर हुआ। विनाश किसका हुआ? जो एग्रीकल्चर ज़मीन थी उसका विनाश हुआ, जो फॉरेस्ट ज़मीन थी उसका विनाश हुआ, प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश हुआ, प्राकृतिक खनिज पदार्थों का विनाश हुआ, तथा धरती पर आधारित जल स्रोतों का विनाश हुआ। धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर का विनाश हुआ। आसमान में स्थित ओजोन परत का विनाश हुआ, आसमान में स्थित, तथा ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का विनाश हुआ। जल, वायु, जमीन की गुणवत्ता का विनाश हुआ। न केवल विनाश हुआ, इसके स्थान पर अतिक्रमण हुआ। न केवल वायु प्रदूषण हुई, जल प्रदूषण हुआ, परिणाम इन सब का प्रभाव शारीरिक प्रदूषण पर पड़ा, मानसिक प्रदूषण पर पड़ा, तथा चारित्रिक प्रदूषण पर भी पड़ा। अर्थात चारित्रिक प्रदूषण भी हुआ, शारीरिक प्रदूषण भी हुआ, मानसिक प्रदूषण भी हुआ। अर्थात हमारा शारीरिक धरातल भी दूषित हो गया, मानसिक धरातल भी दूषित हो गया, करैक्टर भी दूषित हो गया। ठीक, अब ये जो प्राकृतिक साधनों और संसाधनों के विनाश पर जो
कृत्रिम, जिसको हम बोलते हैं कि कॉमर्शियल वर्ड छाया हुआ है। ये कॉमर्शियल वर्ड छाया गया, मतलब छा गया। कहने का अर्थ यह कि औद्योगिक क्रांति के बाद में इन प्राकृतिक साधनों और संसाधनों का स्थान मानवीय या कृत्रिम साधनों या संसाधनों ने लिया लिया। अब सवाल यह उठता है कि जो बिजनेस प्रोडक्ट हैं, अब चूँकि यह देखा गया है, अगर हम ये कहें कि बिजनेस में भी भारी क्राइम है तो कुछ गलत न होगा। अर्थात बिजनेस में भी भारी क्राइम है, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी जब गिरती है तो ये कुछ मजबूरी होती है और वह मजबूरी कह लीजिएगा, और जिसका असर कस्टमर या कंज्यूमर को भोगना पड़ता है। यदि क्वालिटी गिर गई तो या तो आप हेल्थ के रूप में भुगतेंगे, या वेल्थ के रूप में भुगतेंगे, या आप स्ट्रेंथ के रूप में भुगतेंगे। किसी न किसी रूप में तो भुगतना है ही आपको, किसी न किसी रूप में भुगतना है ही। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि वायु प्रदूषित हो गई, ठीक है, विभिन्न प्रकार के हमने प्रोडक्शन किए, ठीक है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई, आज वायु प्रदूषित है तो आप हेल्थ के रूप में उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हेल्थ के रूप में भुगत रहे हैं, वेल्थ के रूप में, अर्थात आप बीमार पड़ रहे हैं, बीमार का इलाज करने के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। वेल्थ के रूप में स्ट्रेंथ, अर्थात आपकी टोटल लाइफ कम हो रही है, स्ट्रेंथ के रूप में आप भुगत रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ प्रोडक्ट के मामले में भी आता है। प्रोडक्ट के मामले में होता है जब क्योंकि हमारी बॉडी एक नेचुरल बॉडी है, हमारा माइंड एक नेचुरल माइंड है। तो जब हमारी बॉडी हमारा नेचुरल माइंड है तो स्वाभाविक बात है कि यह नेचुरल प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। यदि आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का हम अधिक इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, वो बाधित होगा। अर्थात ये भी कह लीजिएगा, जब परचेजिंग पावर बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। अब इनका इस रूप में तो मतलब प्रोडक्शन संभव नहीं है, तो उसके लिए फिर गलत तरीका अपनाया गया। जैसे कि कहा जाता है जब पब्लिक बढ़ी, पहले होता ये था कि सब ऑर्गेनिक खेती होती थी, अर्थात रासायनिक खादों का शायद ही किसी ने नाम न सुना हो उस समय। तब जानवर पाले जाते थे, जानवरों के गोबर वगैरह से यही सब खादें इस्तेमाल होती थी। स्वाभाविक बात है कि फसल अच्छी होती थी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती थी। लेकिन उसके बाद में फिर जब जनसंख्या बढ़ी, स्वाभाविक बात है खाद्य संकट भी आया, तो कहा गया ठीक है, अब ये इस ऑर्गेनिक खेती इस काम नहीं चलेगा, अब केमिकल खेती अर्थात रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाए, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए आदि इत्यादि। परिणाम कि रासायनिक खेती, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा, रासायनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा, रासायनिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक। उसका परिणाम क्या हुआ, जहाँ एक तरफ प्राकृतिक साधनों या संसाधनों का विनाश हुआ, वहीं एक तरफ इन प्रोडक्टों में क्वालिटी भी डाउन हुई है। फिर इन डाउन क्वालिटी से आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट बनाए जाने लगे, तो सोचिएगा उनमें भी और क्वालिटी डाउन हुई। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर यह बनता है कि ये सब सिस्टम से बल्कि यहाँ पर ये देखा जाए कि अच्छी या खराब सभी की डिमांड बढ़ी। तो कुल मिलाकर के बात हम कर रहे थे कि ये इस तरीके से धीरे
धीरे धीरे वस्तुओं की कीमतों में बराबर वृद्धि होती चली गई, बराबर वृद्धि होती चली गई और बराबर ये वृद्धि होती रहेगी रहेगी। तो यहाँ पर अंत में ये बात हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहे व्यक्ति हों या बिजनेस हो, यदि आपकी आमदनी स्थिर है तो ये लगातार बढ़ती हुई कीमतें आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।